Hello everyone, welcome or welcome back to CSIR Net Adda 24/7. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. So guys, जैसा आपको पता है कि हमारा सेल साइकिल रेगुलेशन का ये पार्ट 5th है. आपसे मैंने ऑलरेडी 4 क्लासेस में सेल साइकिल रेगुलेशन की बातें की है. सेल साइकिल रेगुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी. इफ यू आर लीविंग दिस टॉपिक इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है गाइज. आप खुद सोचो, आपके 5-6 नंबर तो इससे कंफर्म है. तो ये 5-6 नंबर मिलेंगे कैसे? टॉपिक को अच्छे से पढ़ के. अब लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द साइक्लिन की बातें हो गई थी, सीडीकेस की बातें हो गई थी, ठीक है, फिशन ईस्ट की बात हो गई, बडिंग ईस्ट की बात हो गई, सबकी बात हो गई थी, है ना. मैंने यहां तक आपको एक आउटलाइन फंक्शन भी बता दिया सारे साइक्लिन्स के बारे में और सीडीकेस के बारे में. हमने ये तक डिस्कस कर दिया है कि ये सिंथेसाइज कैसे करते हैं और इनका डिग्रेडेशन कैसे होता है. सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन भी हमने डिस्कस कर लिया है. जिसने भी नहीं देखी है क्लास, प्लीज गो इनटू द प्लेलिस्ट एंड पहले सारी क्लासेस देखिए, तब आज की क्लास आपको ज्यादा क्लियर होगी. आज की क्लास में हम चेक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अब आपको लग रहा होगा ये चेक पॉइंट्स क्या है? चेक पॉइंट्स याद करो गाइस. फर्स्ट क्लास में क्या बताया था चेक पॉइंट्स के बारे में? याद कीजिए जल्दी से. चेक पॉइंट्स क्या थे? चेक पॉइंट्स अगर ये जो सेल साइकिल का जो प्रोसेस है इसमें किसी भी तरह का डैमेज होता है तो चेक पॉइंट्स एक्टिव होते हैं. और चेक पॉइंट्स उस डैमेज को सही करने के लिए क्या करते हैं? कुछ एक्टिवेशन करते हैं, कुछ अलग प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं जो इन डैमेज को सही करे, सेल साइकिल को रोक देते हैं, सेल साइकिल को क्या करते हैं? अरेस्ट करते हैं. चेक पॉइंट्स का काम होता है एक तरीके से ये देखना कि सब काम सही से चल रहा है कि नहीं. इफ डैमेज, अगर किसी तरह का डैमेज होगा तो क्या करेंगे? सेल साइकिल को रोक देंगे, सेल साइकिल को अरेस्ट कर देंगे, है ना. यही करते हैं ना चेक पॉइंट्स गाइस, बिल्कुल यही करते हैं. चलिए ओके, अब आपके पास चेक पॉइंट्स कितने टाइप के हैं समझते हैं. चेक पॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट होता है जीवन चेक पॉइंट. जीवन चेक पॉइंट होता है फर्स्ट. ये कहां मिलेगा जीवन चेक पॉइंट? जीवन एस ट्रांजिशन के समय वहां प्रेजेंट होता है. क्या करते हैं ये चेक करते हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन के पहले सारे डीएनए इंटैक्ट है कि नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है डीएनए में, कोई डैमेज तो नहीं है, ठीक है. अगर डैमेज होगा तो सेल साइकिल को अरेस्ट करेंगे. कैसे करेंगे अब हम बात करते हैं. दूसरा चेक पॉइंट है गाइस G2 चेक पॉइंट. G2 चेक पॉइंट कहां प्रेजेंट होंगे? G2M ट्रांजिशन के समय होंगे. मतलब जब सेल साइकिल G2 से M की तरफ चल रहा होता है उस टाइम ये चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. और ये आफ्टर रेप्लिकेशन देखते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है उन दोनों डीएनए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम तो नहीं है, वो देखते हैं. अगर होती है सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं, रिपेयर करवाते हैं. नहीं रिपेयर हो पाएगा सेल की डेथ कराते हैं. हमें ऐसा डैमेज डीएनए वाला या डैमेज क्रोमोसोम वाला सेल नहीं आगे बढ़ाना है ना. कैंसर इज वन ऑफ द मेजर कॉज अगर डैमेज डीएनए आगे बढ़ गया. चलिए थर्ड होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट. स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट बहुत सिंपल है गाइस. ये टॉपिक अगर आपने समझ लिया आपके पार्ट सी के क्वेश्चन ऐसे ही निकलेंगे, ऐसे ही बिल्कुल चुटकी में जाके. चलिए शुरू करेंगे चेक पॉइंट्स के बारे में. तो फर्स्ट चेक पॉइंट इज द जीवन चेक पॉइंट. कहां होता है? जीवन एंड ट्रांजिशन के समय. ये क्या देखते हैं कि जो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन के लिए जा रहा है एस फेज में वो क्रोमोसोम इंटैक्ट है कि नहीं है, सारी बातें ये चेक करते हैं जीवन चेक पॉइंट्स. अगर होती है प्रॉब्लम तो क्या करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे. दूसरा आपका G2 चेक पॉइंट. G2 चेक पॉइंट अगेन G2M ट्रांजिशन के समय प्रेजेंट होते हैं. इनका काम होता है यही बात देखना कि जो रेप्लिकेटेड डीएनए है उसमें किसी तरह का डैमेज है कि नहीं है. लास्ट आपका स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट. स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट कहां प्रेजेंट होते हैं? जब स्पिंडल फाइबर्स वाला केस आएगा, जब माइटोसिस एम फेज की बात करेंगे तब वहां पर स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट से मैं आपको मिलवाऊंगी. चलिए शुरू करते हैं. नाउ मैंने क्या बोला? 3 तरह के चेक पॉइंट्स हैं. जीवन चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट. ठीक है. जीवन चेक पॉइंट किस लिए होते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं इफ द सेल इज फ्री ऑफ डीएनए डैमेज. क्या सेल डीएनए डैमेज से फ्री है? लार्ज एनफ टू डिवाइड. क्या सेल
एनफ बड़ा है कि वो डिवाइड करने के लिए जा रहा है, क्या एनफ न्यूट्रिशन है सेल डिवीजन के लिए, ये बात देखते हैं आपके G1 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट देखते हैं रेप्लिकेशन के बाद डीएनए पूरी तरीके से कंप्लीट है कि नहीं है। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ये देखते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सही से क्रोमोसोम से काइनेटोकोर से अटैच्ड है कि नहीं थे। ये 3 चेक पॉइंट होते हैं और इनका काम यह होता है। अब चलिए आगे चलते हैं गाइस। अब जब यहां पर ये बातें मैंने आपसे 3rd लेक्चर में सारी बातें कर ली है, मैंने आपको स्टार्ट के बारे में बताया था। ये बताया था स्टार्ट वो पॉइंट है जहां से सेल कमिट कर रहा होता है सेल साइकिल के लिए, और इसी पॉइंट को जीवन लेट जीवन फेज में क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं वर्टिब्रेट के केस में, और स्टार्ट बोलते हैं ईस्ट के केस में, इसी पॉइंट को। ठीक है, अब प्रोग्रेशन हो जाता है। फिर मैंने बताया था कि जब ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तब साइक्लिन डी सिंथेसाइज करता है। ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कौन से फैक्टर्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स के एग्जांपल है रास, रैफ, ER के पाथवे, इसके थ्रू सिग्नलिंग चलती है। लास्ट में साइक्लिन डी वाले डीएनए का एक्सप्रेशन होता है, साइक्लिन डी बनता है। साइक्लिन डी बनने के बाद क्या करता है गाइस, साइक्लिन डी बनने के बाद क्या कर रहा होता है, ये E2F को फ्री करता है, E2F को इनहिबिट करके रखा होता है आरबी जीन्स। ठीक है, तो आरबी जीन्स इनहिबिट करके रखा रहेगा, लेकिन जब साइक्लिन डी बन जाते हैं आरबी को फॉस्फोरिलेट करते हैं साइक्लिन सीडीकेस कॉम्प्लेक्स ऑफ साइक्लिन डी और CDK4/6 कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, आरबी को फॉस्फोरिलेट करेंगे जिससे E2F फ्री हो जाए और हमारा साइक्लिन E और A जीन का एक्सप्रेशन हो। साइक्लिन E क्या करेंगे, साइक्लिन E जो है वो और ज्यादा, जो साइक्लिन E क्या करते हैं, साइक्लिन E और ज्यादा खुद का रेगुलेशन करवाएंगे आरबी को फॉस्फोरिलेट करके। दूसरा क्या करवाएंगे गाइस, साइक्लिन E, तो साइक्लिन E दूसरा काम क्या करते हैं, साइक्लिन E जब अपने सीडीकेस के साथ, साइक्लिन E अपने CDK2 के साथ क्या काम करते हैं, 2,1 सीडीकेस के साथ क्या काम करते हैं, इनहिबिट करते हैं सिस1 को। सिस1 जो कि हमारा CKI है, इनहिबिटर है, इसे इनहिबिट करते हैं। ठीक है, कब इनहिबिट करते हैं, जब राइट टाइम होता है या करेक्ट टाइम होता है फॉर एस फेज, करेक्ट टाइम फॉर एस फेज, जब एस फेज का एकदम सही समय आ जाएगा तो ये इनहिबिट करते हैं CKI को। क्यों इनहिबिट करते हैं, क्योंकि जब अभी राइट टाइम नहीं होता है, नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम फॉर एस फेज, जब एस फेज के लिए सही टाइम, राइट टाइम नहीं होता है, उस टाइम पे सिस1 क्या किए रहते हैं, इनहिबिट करके रखे होते हैं। किसको इनहिबिट करके रखे होते हैं गाइस, सिस1 इनहिबिट करके रखे होते हैं साइक्लिन A को, साइक्लिन A CDK1 को, CDK2 को। क्यों करते हैं गाइस, क्यों इनहिबिट करके रखे होते हैं, क्यों इनहिबिट करके रखे होते हैं, देखिए राइट टाइम जब नहीं हुआ है, हमने क्या देखा, हमने देखा जब साइक्लिन डी लेट जीवन के समय साइक्लिन डी बन जाता है तो साइक्लिन E और A का एक्सप्रेशन वो शुरू करवा देता है। ठीक है, अब साइक्लिन E के साथ साइक्लिन A भी बन रहा है। साइक्लिन A आपका एस फेज का साइक्लिन है जो जा करके क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन कराएगा, लेकिन जब सही समय नहीं हुआ रहता है, नॉट द राइट टाइम फॉर एस फेज, उस टाइम पे क्या होता है, ये सिस1 जो हमारे CKI है, जो इनहिबिटर प्रोटीन है, वो साइक्लिन A CDK2 को इनहिबिट करके रखते हैं कि ये आगे जो है क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन ना करवा पाए, क्योंकि अभी सही समय हुआ नहीं है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेशन स्टार्ट हो। तो हमें जरूरी है कि साइक्लिन A CDK2 कॉम्प्लेक्स को रोक के रखो कि ये नहीं कर पाए। तो सिस1 ये काम करता है, लेकिन जब राइट टाइम हो जाता है तब साइक्लिन E CDK2 कॉम्प्लेक्स सिस1 को इनहिबिट करते हैं, जिससे इसका इनहिबिशन हट जाए साइक्लिन A से और साइक्लिन A फ्री हो जाए क्रोमोसोम डुप्लीकेशन के लिए। तो इतनी बातें आपको समझ में आई हैं, चलिए देखते हैं। अब साइक्लिन A की बात हो गई, साइक्लिन A की बात हो गई, साइक्लिन E की बात हो गई। अब हमारा डीएनए क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होने चला गया। तो मैंने आपको बताया कि अगर डीएनए में डैमेज है कि नहीं है, ये बात देखने के लिए हमारे G1 चेक पॉइंट और G2 चेक पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। G1 चेक पॉइंट क्या काम करते हैं, G1 चेक पॉइंट का काम होता है कि देखना कि क्रोमोसोम सही से इंटैक्ट है कि नहीं है, एंड G2 भी आफ्टर रेप्लिकेशन देखते हैं कि क्रोमोसोम सही से है कि नहीं है। अब ये चेक पॉइंट कैसे काम करते हैं देखते हैं गाइस। सबसे पहले मान लेते हैं अगर
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में किसी भी तरह का डैमेज होता है, यहाँ पर डैमेज है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में अगर लेट से डैमेज है, सेंसर प्रोटीन एक्टिवेट होंगे और इस डैमेज से बाइंड करेंगे, फिर आपका एक काइनेज एक्टिवेट होता है। ये आपका चेक पॉइंट 1 की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, कौन एक्टिवेट हो रहा है, जैसे यहाँ पर जो चीज बनी है ना, इसी को मैंने और क्लियरली बनाया है गाइस कि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो जब G2 फेज हो रहा होता है, उस टाइम अगर लेट से डीएनए में डैमेज हो रहा है कि 1 में हो रहा है या 2 में, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, आपके सेंसर प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं। ये एक्टिवेट करते हैं ATR को। ATR क्या है, यहाँ पर एक काइनेज है। काइनेज का काम होता है फॉस्फोरिलेशन करना। नाउ ATR फॉस्फोरिलेट करते हैं एक दूसरे काइनेज को, जिसका नाम है चेक पॉइंट काइनेज 1। चेक पॉइंट काइनेज 1 को एक्टिवेट करते हैं। चेक पॉइंट काइनेज 1 को एक्टिवेट करते हैं। नाउ चेक पॉइंट काइनेज 1 को फॉस्फोरिलेट करके इन्होंने एक्टिव कर दिया। अब नाउ चेक पॉइंट काइनेज 1 CDC25 को इनएक्टिव करते हैं फॉस्फोरिलेट करके। जब CDC25 फॉस्फोरिलेट होकर इनएक्टिव हो गया है गाइस, तो सेल साइकिल क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CDC25 का काम था, क्या काम था, CDC25 एक फॉस्फेटेज है। फॉस्फेटेज का काम होता है V1 काइनेज जो इनहिबिटरी फॉस्फेट लगाए हो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स पे, उस इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटाने का काम होता है। अब जब CDC25 इनएक्टिव हो गया तो वो हटा नहीं पाएगा साइक्लिन CDK से इनहिबिटरी फॉस्फेट को, और साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव ही रहेंगे, जिससे सेल साइकिल रुक जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। तो सेल साइकिल को क्यों अरेस्ट किया गया है? क्योंकि डीएनए में डैमेज था। तो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट जो हमारे G1 या G2 चेक पॉइंट्स होते हैं, वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब डीएनए में किसी तरह का डैमेज हो, और उस डैमेज को रोकने के लिए या डैमेज को सही करने के लिए सेल साइकिल को उसी मोमेंट पे रोकना पड़ता है। अगर मान लीजिए सेल साइकिल आगे बढ़ती गई तो क्या होगा, वो डैमेज वाला डीएनए जाकर के रेप्लिकेट करेगा, वो डैमेज वाला डीएनए दूसरे डॉटर सेल्स में जाएगा और वो डॉटर सेल्स फिर वापस से डिवाइड करेंगी। ये इट कैन कॉज डिजीज, ठीक है। कैंसर इज वन ऑफ द मेजर कॉज कि इस तरह से कैंसर हो सकता है। अब लेट से दोनों स्ट्रैंड में डीएनए के डैमेज है, तो एमआरएन एक सेंसर प्रोटीन है, वो एक्टिवेट होंगे, एटीएम को एक्टिवेट करेंगे जो अगेन एक काइनेज है। एटीएम एक्टिवेट करते हैं चेक पॉइंट काइनेज 2 को बाय फॉस्फोरिलेटिंग इट, फॉस्फोरिलेशन करके ये एक्टिवेट करेंगे एक P53 जीन को। P53 एक जीन होता है जिससे कि प्रोटीन बनता है। P53 को एक्टिवेट किया, स्टेबलाइज किया। P53 P21 जो हमारा एक CKI है, इसे एक्टिवेट करेगा, इसे बनाने को लिए बनाएगा और हमारा CDK इनएक्टिव हो जाएगा। P21 आपके CKI है, CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर देंगे और सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा। तो गाइज ये पूरा आपका चलता है चेक पॉइंट्स, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट जब किसी भी तरह का डीएनए में डैमेज होता है। एक मैं आपको P53 की बात बताऊं। P53 ना एक जीन होता है, इस जीन को हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब सेल में सब कुछ सही चल रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस P53 का नंबर बहुत कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरा प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं MDM2। क्या बोलते हैं? MDM2। ये MDM2 प्रोटीन जो होते हैं ये P53 को इनहिबिट करके रखे होते हैं, जिससे इसका नंबर बहुत कम रहे सेल में। अब मान लेते हैं जब डीएनए में डैमेज है, डीएनए डैमेज के समय ये जो P53 जीन है इनको स्टेबलाइज करवाया जाता है। जैसे यहाँ पर स्टेबलाइज हुआ है, P53 को स्टेबलाइज किया गया है। कौन कर रहा है? चेक पॉइंट काइनेज 2। तो कुछ फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे जब डीएनए में डैमेज होगा। ये क्या करेंगे? P53 को फॉस्फोरिलेट कर देंगे, जैसे चेक पॉइंट काइनेज 2 ने किया। अब ये स्टेबलाइज हो गया, अब इसका इनहिबिशन MDM2 का इनहिबिशन हट जाता है, MDM2 अलग हो गया, इसका इनहिबिशन हट गया, ये हमारा स्टेबलाइज हो गया। अब ये स्टेबलाइज होने के बाद एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जा करके जीन से बाइंड करेगा और P21 जीन का एक्सप्रेशन ऑन करेगा। P21 जीन इनका एक्सप्रेशन ऑन करवाएगा, जिससे P21 प्रोटीन बनना शुरू हो जाए।
P21 प्रोटीन क्या है? P21 आपके CKI है, इनहिबिटर प्रोटीन है जो जा करके CDK को इनहिबिट कर देंगे, CDK को इनहिबिट कर देंगे गाइस। और जब CDK इनहिबिट हो जाएगा सेल साइकिल वहां रुक जाएगा, सेल साइकिल वहां रुक जाएगा, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आई, ये जो हमारे चेक पॉइंट, जो हमारा ये जो पूरा पाथवे इसमें P53 स्टेबल करने का क्या मतलब हुआ? ठीक है, यही मतलब हुआ कि P53 आपके जीन है जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है। नॉर्मल कंडीशन में जब सब कुछ सही है, इन नॉर्मल कंडीशन इनका नंबर जो होता है नॉर्मल कंडीशन में बहुत कम होता है सेल के अंदर। क्यों कम होता है? बिकॉज MD M2 जो होते हैं इन्हें इनहिबिट करके रखते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं। लेकिन जब DNA में डैमेज होगा, चेक पॉइंट काइनेज 2 P53 को फॉस्फोरिलेट करेंगे जिससे MD M2 हट जाएगा और P53 एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर P21 जीन का रेगुलेशन करेंगे। मतलब P21 जीन का क्या रेगुलेशन का मतलब है? P21 mRNA बनेगा, उससे P21 प्रोटीन बनेगा ना। P21 इज अ इनहिबिटरी प्रोटीन, वो जाकर के CDK को एक्टिव कर देंगे और सेल साइकिल वहां पर रुक जाएगा। सेल साइकिल को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, सेल को डिवीजन नहीं होने देंगे, सेल का डिवीजन नहीं होने देंगे, सेल साइकिल वहीं रुक जाएगा जब तक। फिर रिपेयर पाथवे चलाया जाता है जिसके बारे में आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। रिपेयर में क्या होता है? फिर DNA को रिपेयर किया जाता है, तब जाकर के सेल साइकिल वापस से शुरू होगा, तब जाकर के सेल डिवाइड करेगा। तो ये एक तरीका है, चेक पॉइंट्स का काम होता है कि भाई हम डैमेज वाली चीजों को आगे नहीं जाने देंगे, हमें डिजीज नहीं चाहिए, है ना। ये आपकी बॉडी के अंदर जरूरी थोड़ी है हर चीज एकदम सही तरीके से चल रही है। जहां जो चीज प्रॉब्लम हो रही है आपकी बॉडी खुद सही कर रही है, आपके सेल्स खुद सही कर रहे हैं। अगर नहीं सही कर पाते हैं तब वो डिजीज कंडीशन होती है, तब आपको बाहर से मेडिसिन लेना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ट्राइंग कि आपको हर एक चीज सही में समझ में आए। चलिए अगेन यहाँ पर एक बहुत अच्छा दूसरे बुक का डायग्राम है। क्या है? DNA में डैमेज हुआ एक्सरेज की वजह से, ATM ATR पाथवे एक्टिवेट होंगे, चेक पॉइंट 1 चेक पॉइंट 2 काइनेज एक्टिवेट होगा। MD M2 ने P53 को इनहिबिट करके रखा है, लेकिन जब चेक पॉइंट काइनेज 1 2 एक्टिवेट हुए, इन्होंने P53 को फॉस्फोरिलेट करके स्टेबल कर लिया और MD M2 हट गया। ना P53 एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस जीन पे बैठ के P21 जीन का रेगुलेशन कर रहे हैं। P21 जीन का ट्रांसक्रिप्शन से P21 mRNA बना, ट्रांसलेशन से P21 प्रोटीन बना और ये P21 प्रोटीन ने साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को G1S और S साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर दिया, सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया, सेल साइकिल को रोक दिया। सो गाइस बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लेंगे। क्वेश्चंस तो बस आपको रीड करना होता है, सोचना होता है कि भाई ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है। क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है गाइस क्वेश्चंस आपको करवाया जाएगा। सो यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर SCDK से रिलेटेड सारी बातें हैं। जो S फेज के साइक्लिन A और CDK2 है, ये जब S फेज में बन जाते हैं, जब करेक्ट टाइम हो जाता है S फेज का और ये जब बनते हैं, तो ये रेप्लिकेशन के टाइम पे, DNA रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन के टाइम पे कुछ फैक्टर्स को फॉस्फोरिलेट करते हैं, तब जाकर के रेप्लिकेशन आपका एक्टिव होता है, रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो इनका साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स का एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है और वो राइट टाइम पे एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, साइक्लिन E जो है वो CIS1 को इनएक्टिव करता है, तब जाकर के CIS1 का इनएक्टिवेशन हटता है फ्रॉम साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स और ये आकर के DNA रेप्लिकेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं एंड आपसे पूरा डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया ये कैसे फॉस्फोरिलेट कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने आपको चेक पॉइंट काइनेज 1 आपको मैंने बताया है अबाउट चेक पॉइंट्स। G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट कब एक्टिवेट होंगे और क्या करते हैं, यहाँ पर इस क्लास में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। जो रेस्ट क्लासेस थी उसमें मैंने सीक्वेंस वाइज चीजें आपको बताई हैं, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी अगर आपने बाकी हमारी 4 क्लासेस देखी होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की बात करेंगे, रोल देखेंगे ऑफ MCDK, क्या MCDK कौन से इवेंट्स, मतलब M फेज का जो साइक्लिन CDK होता है, साइक्लिन B एंड CDK1 वो मिलके क्या काम करते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, और स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की बात हम वहां करेंगे। ठीक है, सारी बातें करेंगे, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए CSIR NET 24/7। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में गाइस, थैंक यू सो मच।